स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट जो यूज करा जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, यानी कि हम बात करने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी हेल्प से हम किसी भी सैंपल का जो एनएमआर डाटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, जो हमें हेल्प करता है उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में। उसके अंदर प्रेजेंट जितनी भी केमिकल स्पीसीज हैं, सारी की सारी केमिकल स्पीसीज का एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल ग्राफ जो हमें देता है, जिसकी मदद से हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो देखिए, जब मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो उसके अंदर हमने बातें करी थी कि दो इंपॉर्टेंट चीज होती है वहां पर। एक होता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और दूसरा होता है प्रोसेशनल या हमारी जो लार्मर फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बोला था। तो जब हम किसी भी सैंपल को किसी एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर डिटेक्ट करने का प्रयास करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। आपके सामने दोनों मेथड्स मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखे भी हुए हैं। एक तो हमारे पास मेथड होता है कि हम हमारी फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें। जैसे कि मैंने आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू भी बताई थी कि 1.4 टेस्ला जब हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, या मैं 14,100 गॉस जो है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ यूज करता हूं, तो 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर मेरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है काम करता है। तो हमारे पास दो प्रकार के सिनेरियो बनते हैं। हम एक के अंदर तो कर सकते हैं कि हम हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम अल्टर कराएं, बार बार उसको चेंज करते रहें और एक कंटिन्यूअस जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको लगाए रखें, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बरकरार रखें, उसके अंदर कोई चेंज ना करें, लार्मर फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहें, प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहें, और फिर हम बार बार जो जितने भी एलिमेंट है सारा का सारा उनका डाटा कलेक्ट करें। दूसरा मेरे पास मेथड आता है कि अब की बार मैं फ्रीक्वेंसी को अगर कांस्टेंट रख दूं और साथ के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसको बार बार वेरी कराता रहूं। जैसे कि पहले 1.4 टेस्ला मैंने ले लिया, उसके बाद मैं उसमें चेंज करा दूं, मैं उसको 2.35 टेस्ला कर दूं, मैं उसको 2.8 टेस्ला कर दूं, कोई भी वैल्यू आप बार बार उसको चेंज कराते रहिए। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर जब एनएमआर का प्रिंसिपल बताया या एनएमआर से जब सिग्नल को निकालना आपको बताया कि कैसा सिग्नल हमें मिलता है, तो आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि जो जितने भी केमिकल स्पीसीज उसके अंदर प्रेजेंट होती सैंपल में, तो उसमें जितने भी हाइड्रोजन, क्योंकि हम H1 एनएमआर बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस की, उसके अंदर क्या होता है, जितने भी हाइड्रोजन हैं उनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम नहीं होता, और सेम ना होने के कारण वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अपना एब्जॉर्प्शन नहीं शो करते। हर एक हाइड्रोजन जो अलग केमिकल एनवायरनमेंट में होता है वो एक अलग फ्रीक्वेंसी पर अपना एब्जॉर्प्शन दिखाता है। इसी को मैंने आपको डाउनफील्ड और अपफील्ड के बारे में बताया था। तो दो तरीके हमारे पास हैं, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। एक तरीका है कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें और मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखें, दूसरा तरीका है कि मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें और फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखें। तो देखिए, एनएमआर जो है, दो टाइप के हम एनएमआर जो इंस्ट्रूमेंट है यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास CW जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेव, दूसरा होता है हमारे पास FT फोरियर ट्रांसफॉर्म। दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दोनों के अंदर एक बार मैं आपको हल्का सा डिफरेंस भी बता देता हूं, और फिर जो हमारा CW है वो ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है हमारा BSc का, उसके अंदर हम जो CW है कंटिन्यूअस वेव जो हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसको हमारे सिलेबस के अंदर, तो इसको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। देखिए, नाम से ही देख सकते हैं कंटिन्यूअस वेव, इसके पीछे भी एक काफी अच्छा लॉजिक छिपा हुआ है कि कंटिन्यूअस वेव क्यों नाम रखा गया। एक्चुअली क्या होता है, जब हम इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से किसी डाटा को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलता है वो एक कंटिन्यूअस वेव, देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे आप जानते हैं कि पीक हमें ऐसे मिलती है, कुछ ऐसी पीक आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मिलती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर। लेकिन जो ये वाला सिस्टम है कंटिन्यूअस वेव के अंदर, इसमें क्या होता है कि हमें लगातार कंटिन्यूअस वेव जो है वो कंटिन्यूअस वेव जो है वो मिलती रहती है। और कंटिन्यूअस वेव क्यों मिलती है, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट छिपा हुआ है दोस्तों, उसके बारे में आपको हल्की सी इंफॉर्मेशन बताता हूं, और फिर जो इसके अंदर क्या क्या चीज समाहित होती है, क्या क्या होती है, या पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं, फिर कंटिन्यूअस वेव के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए अभी आगे हमारे पास एक और टॉपिक आएगा जिसे हम जानते हैं केमिकल शिफ्ट के नाम से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बार बार उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो जनरली दोस्तों क्या होता है, केमिकल शिफ्ट जो है ना,
वो क्या होगा उसको मैं आपको बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, पर्टिकुलर उसकी डीप स्टडी करेंगे। लेकिन जो केमिकल शिफ्ट होती है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी हिंट आपको देनी यहाँ अति आवश्यक है, क्योंकि सैंपल में हम इसका कुछ यूज करेंगे। देखिए क्या होता है हमारे पास, जैसे कि अब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। तो जब हमने बहुत सारे साइंटिस्ट ने बार बार इस चीज को देखा, मान लीजिए पहले 1.4 ली, देखिए थोड़ा सा कुछ ऐसे, मान लीजिए पहले 1.4 टेस्ला ली और उसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आई वो 60 मेगा हर्ट्ज यानी कि फ्रीक्वेंसी आई मेरी। उसके बाद जब उन्होंने 2.35 कर लिया तो इसके बाद यहाँ आपकी 100 मेगा हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है। तो जब इनको रिलेट करने की कोशिश करी तो आपके पास 5/3 की वैल्यू आई, मतलब दोनों का रेशो निकाला। तो अब क्या कर रहे थे, मान लीजिए जब हम एक वेव यूज करी, मैंने आपको जो वेव जो यूज करी उसकी फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज थी, एक यूज करी उसकी 60 मेगाहर्ट्ज थी। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हुए, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के कारण क्या हुआ कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के होने की वजह से अब एक तो मैं यहाँ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ सैंपल के साथ, एक मैं किसी और जगह कर रहा हूँ। तो यहाँ मेरा सैंपल है वो 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है, दूसरे जो मेरा साथी है उसका 60 मेगाहर्ट्ज के ऊपर काम कर रहा है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये अब जो एनर्जी, देखिए जितनी ज्यादा वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, तो उसके लिए क्या होगा, उतनी ही ज्यादा एनर्जी स्पेसिंग आएगी। आप ये बात पिछली क्लासेस में जान चुके हैं। दूसरे वाले की कम आएगी। तो अब एक पर्टिकुलर एक सैंपल की अलग अलग वैल्यू आएंगी, तो इस वजह से हमारे पास दिक्कत आने लगी कि वही सैंपल यहाँ पर उसका कुछ और स्पेक्ट्रा मिल रहा है, वहां पर कुछ और स्पेक्ट्रा मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए हमने एक शिफ्ट की वैल्यू निकाली, और शिफ्ट की वैल्यू क्या हुई कि हमने एक पर्टिकुलर एक सैंपल लिया, हमने एक रेफरेंस लिया उस सैंपल को, जिसे हम टेट्रामिथाइलसिलिन के नाम से जानते हैं। उसको क्यों लिया वो बातें आगे करेंगे, नहीं तो आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। आप थोड़ा सा जानिए जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो सैंपल लिया, उस सैंपल को हमने यूज करा हमारे सैंपल के अंदर, यानी कि टेट्रामिथाइलसिलेन को हम डालते हैं हमारे सॉल्यूशन के अंदर। क्यों डालते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है। तो वो क्यों डाला, क्योंकि हम उसको एक रेफरेंस लेकर के चलते हैं, हम मानते हैं कि उसकी जो वैल्यू आती है वो 0 आती है, और उसके रिस्पेक्ट में हम सारी स्टडी करते हैं। तो इसीलिए आपको बताया कि जो शिफ्ट होता है ना, वो शिफ्ट क्या होता है, उस 0 से जितना भी शिफ्ट होता है उसको केमिकल शिफ्ट के नाम से जानते हैं कि पर्टिकुलर जो सैंपल है उसकी इतनी केमिकल शिफ्ट होगी। तो ऐसे ही अब वो सैंपल जो हमें दिया गया है, हम क्या करते हैं उसका हम सोल्यूशन बनाते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है एक आपके सामने, देखिए मैंने स्ट्रक्चर भी बनाया था। ये टेस्ट ट्यूब आप देख रही है, इसके अंदर क्या होगा, उस सैंपल को हम डिसोल्व कर लेते हैं, उसके अंदर जो हमारा टेट्रामिथाइलसिलिन जो हम रेफरेंस लेकर के चलते हैं उसको भी डाल देते हैं। क्या होगा उसके बाद, अब इस सैंपल को हम अब मैं इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में आपको बता रहा हूं, और सैंपल हमने क्यों डाला ये आपको बताता हूं कि जो सैंपल डाला था ना, अब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन पीक आएगी, वो हम 0 लेकर के चलेंगे। उसके रिस्पेक्ट में जो गिवन सैंपल है इसके अंदर जितना चेंज होगा हम केमिकल शिफ्ट के माध्यम से उसके बारे में जान लेंगे। इसीलिए हम यहाँ एक जो रेफरेंस है उसको यूज करते हैं, और ताकि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी फंडा आपको बता दिया कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे तो फिर सेम सैंपल की अलग अलग पीक आ जाएगी। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको इसका जब आपको सिद्धांत बताया था, इसकी वर्किंग बताई थी, वहां भी बताई थी कि जैसे जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो वहां पर वो एक टीनी बार मैग्नेट की तरह काम करने लग जाते हैं। ये कहानी भी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो ये वही बार मैग्नेट है। हम क्या करते हैं, हमारे सैंपल को बार मैग्नेट के बीच में रख देते हैं, क्योंकि हमने क्या कराना है, हमने इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस कराना है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो आगे की कहानी कहां से होगी दोस्तों। तो देखिए हम क्या करते हैं, सैंपल को मैग्नेटिक जो बार मैग्नेट है उनके बीच में रख देते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहां पर हम फिर सॉल्यूशन को अच्छे से स्पन कर देते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, ताकि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इस सैंपल के अंदर वो सारे के सारे मॉलिक्यूल मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकें। क्योंकि जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड को महसूस नहीं करेंगे हमें उनका कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा। लेकिन अब बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड महसूस कर लिया, मान लीजिए सबने महसूस कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जनरेटर जो क्या करता है, 60 मेगाहर्ट्ज लिखा हुआ मैंने यहां पर, यानी कि 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये यूज करता है। रेडियो वेव यूज करेंगे एनएमआर के अंदर, ये बात आप जानते हैं। तो 60 मेगाहर्ट्ज रेडियो फ्रीक्वेंसी का जनरेटर मेरे पास लगा हुआ है। ये यहां से हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या या ऐसा बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने के कारण इतनी फ्रीक्वेंसी पर ये काम करेगा। तो इसके बाद क्या होगा, यहां का सारा का जो डाटा है ये हमारा डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेता है। अब क्या होगा, एक हम 2 केस यहां पर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, देखिए क्या होता है, इसके साथ ही साथ हमारे पास एक और अच्छा खासा स्ट्रेंथ का हमारे पास मैग्नेट होता है। हम उसके अंदर
मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाने लग जाते हैं। देखिए दो केस आपके पास बनते हैं। आप एक तो करें कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, मेरे पास जनरेटर है, यहां से आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें। फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर फिर बार बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर आप इस सैंपल की जो वैल्यूज हैं उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे तो आपको सिग्नल मिलने लग जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, सारे के सारे जो सैंपल के मॉलिक्यूल हैं वो एक पर्टिकुलर एनर्जी पर या पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर अपना स्पेक्ट्रा नहीं देंगे, क्योंकि उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या होता है कि इसको हम कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट करने के बाद हमारे पास एक अच्छा स्ट्रेंथ का यहाँ पर मैग्नेट होता है, हम उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी की वजह से वैल्यू बढ़ गई थी, अब वो मैग्नेटिक फील्ड इसकी स्ट्रेंथ को इतनी बढ़ा देता है कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। मान लीजिए पहले कम स्ट्रेंथ थी तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी, जैसे कि मान लीजिए पहले 1.4 टेस्ला थी तो 60 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी। या सबसे पहले मानिए कि एक जो है टेस्ला लिया हमने मैग्नेटिक फील्ड और हमारे पास 42.57 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी थी। फिर हमने उसको 1.4 कर दिया तो मेरे पास 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन गई। फिर मैंने उसको 2.35 कर दिया, हमारे पास 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बन गई। फिर मैंने उसको 2.8 कर दिया तो लगभग और ऐसे ही ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो जब हम एक पर्टिकुलर हायर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे तो सारे के सारे जो सैंपल थे, सारा सैंपल के जितने भी मॉलिक्यूल थे सारे अपना स्पेक्ट्रा दे देंगे और उनकी जितनी भी जानकारी थी वो हमारे ऊपर जो है कंप्यूटराइज स्पेक्ट्रा हमें मिल जाएगा। उनकी पीक्स को देख करके, उनकी सारी चीजों को जान करके हम वहां से बता देंगे कि सैंपल के अंदर किस किस प्रकार का कौन कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्या क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो एक बार ये मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन इसके बारे में आपकी जो जानकारी है वो कुछ ऐसी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके पास एक क्या होता है, आपके पास पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है जिसकी वेरिएबल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वेरिएबल होती है क्योंकि हमने उसको वेरी कराना पड़ता है। दूसरा आपके पास रेडियो फ्रीक्वेंसी का जनरेटर होता है। तीसरा आपके पास डिटेक्टर होता है, क्योंकि जो सारा का सारा जो कार्यक्रम आपका चलेगा इंस्ट्रूमेंट के अंदर उन सारी चीजों को डिटेक्ट करने वाला भी तो चाहिए, तब तक को आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आएगी। तो एक डिटेक्टर होता है, एक एम्पलीफायर भी होगा, वो जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा। उसके बाद आपको क्या होता है, ए रिकॉर्डर दैट कैप्चर्स द स्पेक्ट्रम ऑन चार्ट पेपर, जो चार्ट पेपर के ऊपर आपको स्पेक्ट्रम निकाल करके देगा। और उसके बाद आपकी एक सैंपल ट्यूब होती है जिसकी डायमीटर 5 mm होती है। सैंपल ट्यूब देखिए 5 मिलीमीटर डायमीटर की सैंपल ट्यूब, ये तो सबसे पहला पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर तो हम सैंपल को डाल लेंगे। अगर हमारे पास सैंपल डालने का ही कुछ जो है नहीं होगा तो फिर हम हमारा एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। ये इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है रिकॉर्डर। आप यहाँ पर देखिए अलग अलग वेराइटीज की जो पीक्स हैं, इनके बारे में जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि पीक क्या होगी, सिग्नल क्या होगा, सारी डिटेल में देखेंगे। आने वाली क्लासेस के अंदर इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। और यहाँ तक की बात आती थी मेरी इंस्ट्रूमेंटेशन की, ये कैसे वर्क करता है ये आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर सारी की सारी जानकारी हमने देख ली है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है इंस्ट्रूमेंट की। तो देखिए वर्किंग वैसे तो मैंने आपको बता दी है, लेकिन एक बार जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं यहाँ से अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप अपने नोट्स जो है वो आसानी से बना सके। तो देखिए क्या होता है, द सैंपल इज डिसॉल्व्ड इन ए नॉन प्रोटोनेटिंग सोलवेंट। जो सैंपल है हम उसको नॉन प्रोटोनेटिंग सोलवेंट में डिसॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली तो बात यही आती है कि उसको नॉन प्रोटोनेटिंग में ही डिसॉल्व क्यों करते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एनएमआर की। एनएमआर के अंदर H1 एनएमआर की, या हम बात कर सकते हैं पीएमआर की। तो क्या होगा, बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, हाइड्रोजन की। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई दूसरा हाइड्रोजन हमने ले लिया, मान लीजिए कोई ऐसा मॉलिक्यूल, कोई अब मैंने यूवी के अंदर जो सॉल्वेंट लिए थे वहां तो हम क्या बात कर रहे थे कि मैं वाटर को डिसॉल्व कर सकता हूं, मिथेनॉल को कर सकता हूं, हेक्सेन को कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों अगर हम बाहर से कोई ऐसा एलिमेंट डाल देंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन है तो फिर उस हाइड्रोजन की भी तो पीक हमें मिलेगी, उसका भी तो सिग्नल हमें मिलेगा, और फिर हम प्रॉपर जानकारी नहीं जुटा पाएंगे। तो हम ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसके पास कोई भी हाइड्रोजन ना हो। तो एक बात इंपॉर्टेंट आपके लिए ये थी। दूसरा क्या करेंगे, सैंपल को हम अच्छी तरह से स्पन कर देंगे ताकि जितने भी उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकें। आगे चलते हैं, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि एक कोयल कनेक्ट करी जाती है 60 मेगाहर्ट्ज आरएफ, यानी कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, लार्मर फ्रीक्वेंसी आप इसको बोल सकते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, या प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। उस जनरेटर से यूज करी जाती है जो आपका रखा गया है बिटवीन द दो मैग्नेट के बीच में, बिटवीन द टू मैग्नेट पोल, उसके बीच में रखा गया है। और हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यहां से इसके बाद वहां से सप्लाई करके कोयल के थ्रू वहां से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा देते हैं। उसके बाद डिटेक्टर कोयल के बारे में आपको मैंने बताया। उसके बाद देखिए ये क्या है, आपको भी यहां पर एक बात बताई गई है, जो फोरियर ट्रांसफॉर्मर है ना,
फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, आजकल ये यूज करा जाने लगा है। और ये क्या है, ये एडवांस्ड है। ये एडवांस्ड कैसे है, और जो CW की मैंने आपको डिटेल बताई थी कि कंटिन्यूअस वेव, थोड़ा सा उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूअस वेव वास्तव में क्या होता है। यहां पर आपके पास एक तो इंपॉर्टेंट चीज है रेडियो फ्रीक्वेंसी, आप उसको हम बोल देते हैं कि लार्मर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, हम छोड़ो आप सारी चीजों को। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड। देखिएगा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बात कर रहा हूं मैं कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की। हम लगातार उसके अंदर या तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, या उसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, या वाइब्रेशन को भी छोड़िए आप, हम यहाँ बात करें प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी की, या मैं बात कर रहा हूँ या लार्मर फ्रीक्वेंसी की, हम बार बार फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, हम बार बार मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो सिनेरियो है इतनी जल्दी से बनता चला जा रहा है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक पर्टिकुलर जब वैल्यू, यानी कि हमारी लार्वर फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी जो हम बाहर से डाल रहे हैं, जो वेव, जब दोनों की एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगी वैल्यूज, यानी कि हमारे पास रेजोनेंस की जब कंडीशन आ जाएगी तो उस कंडीशन में स्पिन इन्वर्ट हो जाएगी। स्पिन इन्वर्ट हो जाएगी मतलब हमारा ट्रांजिशन हो गया, हमें एक एब्जॉर्प्शन पीक मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे पर्टिकुलर बार 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 जब हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं तो हमारा मॉलिक्यूल को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस पीक्स पे पीक्स, पीक्स पे पीक्स, पीक्स पे पीक्स मिलती जा रही हैं, और रिलैक्स ना करने के कारण कोई इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेंटेन ही नहीं हो पा रही कि वो भाई कोई ऐसी पोजीशन आ जाए जहां पर हमें स्पेक्ट्रा ना मिले। तो लगातार पीक्स मिलती जाती हैं, कंटिन्यूअस वेव की फॉर्म में हमें पीक मिलती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हमारा कंटिन्यूअस वेव एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। लेकिन आजकल इससे एडवांस जो कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो यूज करा जाने लगा है। इसकी एक तो ये बात है कि इसके अंदर हमें इतनी ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। इसका जो फिनोमेना वो कुछ इस प्रकार से है कि जैसे हम एक बार एनर्जी सप्लाई करते हैं, हम एक बार मैग्नेटिक फील्ड को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ टाइम के बाद उसको रोक देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद दोबारा करते हैं, फिर रोक देते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर रोक देते हैं। तो ये जो इंटरवल होता है टाइम का, इस टाइम इंटरवल के बीच में हमारा जो मॉलिक्यूल है उसको रिलैक्सेशन टाइम मिल जाता है कि ट्रांजिशन हो जाती है। फिर जैसे स्पिन इन्वर्ट हुई, फिर ठीक हो गई, फिर एनर्जी देंगे, फिर इन्वर्ट होगी, फिर ठीक हो जाएगी। तो उसके बीच में एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल और जो हमारी पीक्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग आ जाती है। तो देखिए, अगर पीक्स के बीच में स्पेसिंग आएगी तो एक तो उनको एनालाइज करना हमारे लिए आसान होगा, दूसरा यहाँ पर जो हम यहाँ से मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कराने की एक तरफ की एनर्जी तो दे रहे हैं, तो वो जो है हमें कम देनी पड़ती है, अच्छी पीक्स मिलती हैं और आसानी से काम हो जाता है, इसलिए इसको यूज करे जाने लगा है। दूसरे जो मेन पॉइंट है कि हम बात करें कंटिन्यूअस वेव की, तो कम से कम उसको हमें डाटा देने में, यानी कि हमने सैंपल लगाया और सैंपल लगाने से लेकर के हमारे पास जो कंप्यूटराइज्ड स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, कम से कम 3-4 मिनट का टाइम उसके अंदर लग जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे कौन सा फोरियर ट्रांसफॉर्म वाला, तो 5 से 10 सेकंड के अंदर जो है आपको डाटा मिल जाता है। तो एफिशिएंसी ज्यादा है, इसीलिए अच्छा जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमारा जो एफटी है उसको माना जाता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपका कि सोलवेंट जो यूज करते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास यही आता है कि सोलवेंट हमने वो यूज करना है। देखिए, हम इनके अंदर क्या करेंगे, हमें सॉल्यूशन बनाने पड़ते हैं, तो सॉल्वेंट ऐसा यूज करेंगे कि जिसके अंदर कोई भी हाइड्रोजन ना हो। अगर हाइड्रोजन हो गया तो उसकी पर्टिकुलर सिग्नल आएगा, और अगर उसका सिग्नल आएगा तो सैंपल की जानकारी जुटाने में दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, हम यूज कर सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को, दूसरा है हम यूज कर सकते हैं डीनेचुरेटेड एसीटोन को, हम यूज कर सकते हैं डीनेचुरेटेड डाईमिथाइल सल्फोक्साइड को, हम यूज कर सकते हैं डीनेचुरेटेड बेंजीन को। देखिए, जो डीनेचुरेटेड है यहाँ, इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन है उनको ड्यूटेरियम के साथ, जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं ना, हाइड्रोजन का एक ड्यूटेरियम एक ट्रीटियम, तो इनके साथ जो है ड्यूटेरियम के साथ इसको रिप्लेस करा गया है। कुछ बार क्या होता है कि जो हमारा ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है CF3COOH इसका फॉर्मूला होता है, उसको भी यूज कर लेते हैं। लेकिन क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन भी होता है, क्योंकि देखिए CF3C OOH हाइड्रोजन है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हाइड्रोजन होने के बावजूद भी हम इसको यूज कर लेते हैं। और जो इसका रीजन है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, क्योंकि कई बार ये ऐसा एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाता है। रीजन क्या होता है कि जो एसिडिक प्रोटॉन होता है ना, वो काफी लो फील्ड पर एब्जॉर्ब करता है। यानी कि लो फील्ड का क्या मतलब है, देखिए यहां पर जो एक अच्छी चीज आती है ना हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, आपको 2 चीज मिलेंगी, डाउन फील्ड और अप फील्ड। लेकिन यहां पर उनकी थोड़ा सा एक और टर्म आती है डीशिल्डेड और शिल्डेड, लेकिन यहां पर केस उल्टा होता है। डीशिल्डेड का मतलब मानेंगे कि डीशिल्डेड यानी कि कम, लेकिन वास्तव में क्या होता है,
जो डीसिल्टेड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, यानी कि डाउन फील्ड होता है उसकी वैल्यू ज्यादा आती है, अप फील्ड की वैल्यू कम आती है। तो यानी कि ये एसिडिक प्रोटॉन इतना ज्यादा एसिडिक होता है कि 11.2 डेल्टा, जो केमिकल शिफ्ट मैंने आपके सामने लिखी है, ये केमिकल शिफ्ट की बातें आने वाली क्लासेस के अंदर डिटेल में बताएंगे क्या केमिकल शिफ्ट होती है, तो 11.2 के ऊपर आपको मिलता है। और आपको एक और लाइन बताई गई है, इट डज नॉट इंटरफेयर विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट केमिकल विच टिपिकली अकर एट 0 से 10 के बीच में। जितने ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड की आती है, वो 10 के आसपास आती है, उससे नीचे 8 से 9 के बीच में एल्डिहाइड, फिर इससे नीचे बेंजीन वाला, एल्काइन वाला, साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले जो होते हैं उनकी कम होती है, 0 से 10 के बीच में आ जाती है। इसके पास प्रोटॉन है लेकिन इसकी वैल्यू 11.2 के ऊपर आ रही है, तो ये जो हमारा स्पेक्ट्रा है उसके बीच में कोई भी किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करता है, तो इस टाइप के जो सॉल्वेंट है हम यूज करते हैं। अब एक बात आती है कि हमारे पास प्रोटॉन तो हैं लेकिन केमिकल जो एनवायरनमेंट है वो अलग अलग है। वो केमिकल एनवायरनमेंट अलग क्यों है, अलग कैसे है, सारी की सारी जानकारी आने वाली क्लासेस में आपको बताएंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आप सारी की सारी जानकारी जानना चाहते हैं और अपने नोट्स अच्छे से बनाना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को सरल तरीके से करना चाहते हैं, तो फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। और आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आज के लिए आप सभी से अलविदा।